नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम शिक्षण अभिवृत्ति के दो टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, पहला शिक्षण अभिवृत्ति खुद था, दूसरा हमने शिक्षार्थी पढ़ा और आज हम तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखिए, शिक्षण प्रभावक तत्व, ये शिक्षण अभिवृत्ति का ही तीसरा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज से टॉपिक शुरू हो रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, शिक्षण प्रभावक तत्वों में पहला टॉपिक है आपका शिक्षक। ठीक है दोस्तों, तो आसान भाषा में कहा जाए तो शिक्षक होता क्या है? जो हमें शिक्षा देता है। ठीक है, जो हमें विषय में पारंगत बनाता है वह। ठीक है, जो हमें मार्गदर्शन देता है वो क्या है? शिक्षक है। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का सबसे मुख्य और प्रभावी स्तंभ शिक्षक होता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया जानते हैं, यानी शिक्षा देना, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का सबसे मुख्य और प्रभावी स्तंभ क्या होता है? शिक्षक होता है। एक शिक्षक का व्यक्तित्व, ज्ञान और पढ़ाने का तरीका ही तय करता है कि छात्र कितना और कैसे सीखेगा। ठीक है दोस्तों, जो आपके शिक्षक होते हैं उन पर यह निर्भर करता है, उनके ज्ञान पर, उनके पढ़ाने के तरीके पर ये निर्भर करता है कि छात्र कितना सीखेगा और कैसे सीखेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम शिक्षक से संबंधित प्रमुख प्रभावक तत्व। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है हमारा विषय पर अधिकार। ठीक है, सब्जेक्ट मास्टरी। ठीक है दोस्तों, देखिए, शिक्षक का अपने विषय पर गहरा ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि शिक्षक को स्वयं अवधारणाओं में स्पष्टता नहीं है तो वह छात्रों के संदेह का, सॉरी, ये को है। ठीक है, तो वह छात्रों के संदेह को दूर नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक विद्वान शिक्षक ही जटिल विषयों को सरल बना सकता है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, पहले लाइन में क्या लिखा है? शिक्षक का अपने विषय पर गहरा ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर है, उसे अपने सब्जेक्ट पे ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के वह अपने स्टूडेंट को न तो कुछ सिखा सकता है, नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, वही पहले लाइन में कहा गया है कि शिक्षक का अपने विषय पर क्या होना चाहिए? गहरा ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, देखते हैं दूसरा लाइन में क्या लिखा है। यदि शिक्षक को स्वयं अवधारणाओं, ठीक है ना, अवधारणाओं मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है, में स्पष्टता नहीं है तो वह छात्रों के संदेह को दूर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं। ठीक है, जो भी आपके विषय है उसके एक एक कॉन्सेप्ट जो भी उसमें दिया गया है, अगर टीचर को उसका ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो छात्रों द्वारा सवाल पूछने पर वह उसका जवाब नहीं दे पाएगा, न ही उनके संदेह को दूर कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड लाइन में यही लिखा हुआ है। पढ़ते हैं तीसरा लाइन। एक विद्वान शिक्षक ही जटिल विषयों को सरल बना सकता है। ठीक है, कई लोगों को अलग अलग, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री कई लोगों को बहुत कठिन लगता है, कई लोगों को मैथ्स कठिन लगता है, कई लोगों को इंग्लिश कठिन लगता है, कई लोगों को साइंस कठिन लगता है। ठीक है, वही बात बताया गया है कि कोई जो भी विद्वान शिक्षक होता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि वह अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाता है। ठीक है, और कठिन से कठिन विषय को कैसे सरल करके अपने स्टूडेंट्स को समझा सकता है। ठीक है, वो इसी लाइन में कहा गया कि एक विद्वान शिक्षक ही जटिल विषयों को सरल बना सकता है। ठीक है, समझ के विषय पर अधिकार। ठीक है, सब्जेक्ट मास्टरी। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरे इसमें संप्रेषण कौशल। ठीक है, शिक्षण शिक्षक से संबंधित प्रमुख प्रभाव तत्वों का पहला टॉपिक हमने पढ़ा, विषय पर अधिकार। और ये दूसरा टॉपिक है संप्रेषण कौशल। क्या? संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसमें देखते हैं, ज्ञान होने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि शिक्षक उसे कैसे व्यक्त करता है। ठीक है, स्पष्ट उच्चारण, सही भाषा का चुनाव और प्रभावी बॉडी लैंग्वेज छात्रों को प्रभावित करता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। पहला लाइन देखिए, ज्ञान होने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि शिक्षक उसे कैसे व्यक्त करता है। ठीक है, किसी भी विषय का अगर मुझे ज्ञान है, ठीक है, और मैं अपने स्टूडेंट को किस प्रकार बताता हूँ, ठीक है, यह उनके
डिपेंड करेगा कि कैसे सीखेंगे वो। ठीक है, मैं उन्हें अगर किसी भी चीज़ को एकदम जटिल तरीके से बताऊंगा तो उन्हें सीखने में परेशानी होगी। मैं उसे अगर सरल करके अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है, तो वह जल्दी और अच्छे से समझेंगे। वो इस लाइन में कहा गया है, ठीक है, कि अपना ज्ञान टीचर कैसे व्यक्त करता है। ठीक है, स्पष्ट उच्चारण, सही भाषा का चुनाव और प्रभावी बॉडी लैंग्वेज छात्रों को प्रभावित करता है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जो भी आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर उस चीज़ का वो उच्चारण नहीं करते, मतलब अगर उस चीज़ को बोल नहीं पाते कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है, समझा नहीं पाते, ठीक है, सही भाषा, जिस भाषा में आपको समझाना है उस भाषा का अगर उन्हें ज्ञान नहीं है, मुझे मैं कैसे समझाऊँ करके, ठीक है, वो इसमें कहा गया है। स्पष्ट उच्चारण, सही भाषा का चुनाव और प्रभावी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब प्रभावी बॉडी लैंग्वेज मतलब कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने किसी भी चीज को। ठीक है, छात्रों को प्रभावित करता है। समझ गए? ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। ज्ञान होने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि शिक्षक उसे कैसे व्यक्त करता है। स्पष्ट उच्चारण, सही भाषा का चुनाव और प्रभावी बॉडी लैंग्वेज छात्रों को प्रभावित करता है। समझ गए? ठीक है, यह प्रमुख प्रभाव तत्वों में 2 पॉइंट है। ठीक है, अभी हम इसका तीसरा पॉइंट भी पढ़ेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे, शिक्षण विधियों का चयन। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें। एक कुशल शिक्षक को यह पता होता है कि किस कक्षा में और किस विषय के लिए कौन सी विधि, जैसे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी या प्रदर्शन विधि सबसे उपयुक्त होगी। आइए इसे समझते हैं। देखिए पहले लाइन में क्या बोला है, एक कुशल शिक्षक को यह पता होता है कि किस कक्षा में और किस विषय के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। ठीक है, जो भी प्रभावी शिक्षक है, ठीक है, उसे पता होता है कि किस क्लास में, ठीक है, कौन सी कक्षा में मुझे कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि से पढ़ाना है, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, इसमें विधि दी है। देखिए व्याख्यान विधि मतलब बोलकर या समझाकर व्याख्यान देकर अपना। ठीक है, प्रश्नोत्तरी या प्रदर्शन विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तरी मतलब मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिए, या आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, कुछ डाउट है तो मैं उसका आंसर दूंगा। ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, या प्रदर्शन विधि। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल हो, समझ लो, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक है, उसे मैं करके दिखाऊं कि कैसा होता है, वो क्या है, प्रदर्शन विधि। ठीक है, वो इसमें कहा गया है कि व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी या प्रदर्शन विधि कौन सी विधि उपयुक्त होगी, यह क्या है, शिक्षण विधियों का चयन एक कुशल शिक्षक के जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए चौथा, व्यक्तित्व और आचरण। ठीक है, शिक्षक का छात्रों के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यवान होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। पहला नाम देखिए, शिक्षक का छात्रों के प्रति व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण और धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक का अपने स्टूडेंट के प्रति जो अपना भाव रहता है, ठीक है, वो सहानुभूति का होना चाहिए। ठीक है, बात बात पर शिक्षक गुस्सा ना हो। ठीक है, स्टूडेंट्स को समझे, उन्हें सहानुभूति दिखाएं, समझाए उन्हें प्यार से। ठीक है, वो इसमें कहा गया है। और कहा गया है कि शिक्षक को धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, कई स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, उन्हें एक बार में समझ नहीं आता, क्या होता है, कई बार शिक्षक झल्ला जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? देखिए आगे क्या लिखा है, शिक्षक को छात्रों के रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को देखकर छात्रों को लगना चाहिए कि मैं भविष्य में ऐसा बनूंगा। ठीक है, या इनकी तरह व्यवहार आचरण रखूंगा, इनकी तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों का रोल मॉडल होना चाहिए। समझ गए? बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट में, कक्षा प्रबंधन। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने और सभी छात्रों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने का कौशल आना चाहिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। किसी भी शिक्षक को कक्षा में क्या बना के रखना चाहिए, अनुशासन। ठीक है, और कक्षा के हर स्टूडेंट को, ठीक है, उन्हें भागीदारी के लिए किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी
चीज के लिए, भागीदारी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। ठीक है, कोई भी शिक्षक, ठीक है, छात्रों को जब तक प्रोत्साहित नहीं करेगा छात्र आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, उनके अंदर काबिलियत नहीं आएगी। ठीक है, कई बार होता है जैसे कुछ किसी को स्टेज में कुछ बोलने के लिए बुला दिया तो उसके अंदर डर बैठ जाता है। ठीक है, तो अपने को डर निकालना है। ठीक है, शिक्षक जब तक आपको बुलाएगा नहीं कि आप बोलिए, आप उन्हें समझाएगा नहीं कि आपको कैसे बोलना है। ठीक है, छात्रों के अंदर वह डर बना रहेगा, वो इसमें कहा गया है। ठीक है, अब लास्ट हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं टिक करके या फिर स्टार लगा के। देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारक शिक्षक का विषय ज्ञान और संप्रेषण कौशल ही है। ठीक है, इस लाइन को समझते हैं, क्या बोला है कि शिक्षण, ठीक है, जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कारक क्या है, शिक्षक का विषय ज्ञान और संप्रेषण कौशल। ठीक है, शिक्षक का ज्ञान ही, ठीक है, और उसे समझाने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसका कम्युनिकेशन स्किल की छात्रों के साथ कैसा व्यवहार है उसका, ये शिक्षण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, वो इसमें कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, शिक्षण प्रभाव तत्व हम चालू किए थे। ठीक है, उसके अंतर्गत कई टॉपिक आते हैं, जिसमें पहला टॉपिक था शिक्षक। ठीक है, तो हमने शिक्षक पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे वह शिक्षक का टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। अभी नेक्स्ट कॉलेज क्लास में हम, ठीक है, उसका आगे का टॉपिक करेंगे, वह भी शिक्षण प्रभावित तत्व के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझा देता हूँ कि शिक्षक प्रभावक तत्व हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत पहला टॉपिक था शिक्षक। ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसे लेकर जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।